नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हरेला पर्व की शुरुआत उत्तराखंड में हो गई है और जो ये पर्व है उसे लोक संस्कृति का पर्व कहा जाता है, प्रकृति की उपासना का पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस मौके पर बड़ी संख्या में पौधारोपण किया जाता है। तो सावन महीने के आगमन से पहले ही उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम दिखने लगी है। जगह जगह पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। प्रकृति उपासना के इस त्योहार के मौके पर सियासी दिग्गज भी पौधारोपण करते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरेला पर्व के मौके पर रुद्राक्ष के पौधे रोपे, वहीं डीएम ने माल्टा के पौधे लगाए। इस मौके पर गणेश जोशी ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं के अलावा जो स्थानीय लोग थे वो भी बढ़ चढ़कर पौधे रोपते हुए नजर आए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए हरेला पर्व के मौके पर राज्य में 1 करोड़ अलग अलग प्रजाति के छायादार और फलदार पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसी के तहत उत्तरकाशी में 1 लाख से ज्यादा पौधे रोपे गए हैं। इस दौरान मानपुर ग्राम प्रधान की मांग पर उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए धनराशि आवंटित करने और गांव को लिफ्ट पेयजल योजना से जोड़ने का भी आश्वासन दिया है। तो हरेला पर्व की धूम उत्तराखंड में दिखने लगी है। जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। इस पर्व को प्रकृति उपासना का पर्व कहा जाता है और इस मौके पर जो सियासी दिग्गज हैं वो भी पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। एक करोड़ पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। आज 1 लाख पौधे यहाँ पर हम लगाने का लक्ष्य रखा है और लगातार ये वृक्षारोपण चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें हमने इस बार अखरोट व बांज के पेड़ हम लगा रहे हैं, अन्य वृक्ष हम लगा रहे हैं और 10 साल के बाद जब ये अखरोट फल देने के लायक होंगे, अपना कर सकें कि यहाँ की आर्थिकी कितनी मजबूत होगी, हमारा प्लान रुकेगा। अगर आप देखें कश्मीर के अंदर अखरोट वहाँ पर होता है, चिलगोजा वहाँ पर होता है, इसीलिए आज कश्मीर आर्थिक रूप से समृद्ध है। धारचूला में भी हरेला पर्व के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने ब्लॉक में पौधारोपण किया। बता दें कि जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। नगर क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन के अधिशासी अधिकारियों के साथ बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान संकल्प लिया गया कि 24 जुलाई तक ब्लॉक में 40,000 पौधे रोपे जाएंगे। जहां स्लाइडिंग जोन होगा वहां पर बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। इस दौरान जगह जगह उत्सव का माहौल देखने को मिला है। साथ ही पौधारोपण को लेकर भी जागरूकता दिखाई दी है। हाँ, आज हरेला का पर्व है। इस पर जो है आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई। और हरेला के पर्व पर ये ब्लॉक में बीडीओ के नेतृत्व में लगभग 20,000 पौधों का वृक्षारोपण का आज की तारीख में जो है लक्ष्य रखा गया है और 13,422 गाँव में सामान्य वृक्षों का वृक्षारोपण किया जा रहा है और 5 गाँवों में फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण 4,480 पौधों का किया जाएगा। इस प्रकार टोटल जो है 20,000 के आसपास जो है ये पूरे ब्लॉक में जो है वृक्षारोपण किया जाएगा, ये 27 गाँव में। और उसके अलावा जो है बीडीओ साहब ने ये करीब 40,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य इस सीजन में रखा हुआ है। हाँ, आज हरेला का पर्व है। इस पर जो है आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई। और हरेला के पर्व पर ये ब्लॉक में बीडीओ के नेतृत्व में लगभग 20,000 पौधों का वृक्षारोपण का आज की तारीख में जो है लक्ष्य रखा गया है और 13,422 गाँव में। तो धारचूला में हरेला पर्व की धूम देखने को मिल रही है। दरअसल पर्यावरण संरक्षण का संदेश लगातार दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी पिछले महीने ही पर्यावरण दिवस मनाया गया था। उस मौके पर भी बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए थे। अब एक बार फिर से उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह पर पौधारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि
ये वही पेड़ पौधे हैं जो बड़े होकर ना सिर्फ फल देते हैं बल्कि जो पर्यावरण है उसकी खूबसूरती भी इन पेड़ पौधों से बनी रहती है। अभी हाल ही में हमने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही थी, तो अब लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और हरेला पर्व के मौके पर सरकार भी लोगों से अपील कर रही है, पेड़ पौधे लगाने को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। लोगों में जागरूकता बढ़े इस लिहाज से जो सियासी दिग्गज हैं वो भी पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर गणेश जोशी ने पौधारोपण किया था। उसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज पौधारोपण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप मुझे गुलदस्ता मत दीजिए, पौधा भेंट कीजिए। तो बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है। उसके बावजूद लगातार कई जगहों पर हम देखते हैं कि पेड़ों का कटान किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो पेड़ों का अवैध रूप से कटान कर रहे हैं उन लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम देखने को मिल रही है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है और ऐसा लगातार दूसरी बार है जब कांवड़ यात्रा रद्द की गई है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि लोगों की जान सरकार के लिए प्राथमिकता है, लेकिन अब जो हरिद्वार पुलिस है उसके लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हरिद्वार जल लेने के लिए आते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है। लिहाजा एसएसपी ने रोशनाबाद पुलिस लाइन में जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बॉर्डर पर कांवड़ियों को रोकने की रणनीति पर चर्चा की गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। दरअसल सरकार ने लोगों की जान की सुरक्षा के मद्देनजर कांवड़ यात्रा रद्द करने का आदेश दिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल देश के कोने कोने से लोग जल लेने हरिद्वार आते हैं। सरकार के फैसले के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस चौकस नजर आ रही है। तो सरकार का बड़ा फैसला, कांवड़ यात्रा को एक बार फिर से इस साल के लिए रद्द कर दिया गया है और अब ऐसे में जो लोग जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचने की कोशिश करेंगे उन लोगों को कैसे रोकना है ये पुलिस को निर्धारित करना है। लिहाजा जो एसएसपी हैं वो बेहद ही सख्त नजर आ रहे हैं, मामले की गंभीरता को समझते हैं। लिहाजा अधिकारियों के साथ बैठकें भी लगातार जारी हैं। बॉर्डर पर सख्ती किस तरह से रहेगी इसको लेकर के चर्चाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उसका पालन जो पुलिस प्रशासन है वो कितनी मुस्तैदी के साथ करवाता है। कल हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कांवड़ मेले का प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है। उस संदर्भ में जो है हमारा आदरणीय डीजी महोदय द्वारा जो है कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा है। उसमें फोर्स के बारे में और अन्य व्यवस्था जो हमें करना चाहिए उस वजह से जो है ये प्रतिबंध को जो है सफल तरीके से हम निष्पादित कर सकें उसके बारे में एक विषय है। उसी संबंध में जो है आज हमने सभी एसपीज, हमारा सर्कल ऑफिसर्स और स्टेशन ऑफिसर के साथ हम एक मीटिंग आयोजित करी। उसी पॉइंटों में हमने चर्चा करी और उसमें किस प्रकार का एक्शन हमें लेना है ताकि लोगों को बीच में पहुंच के संदेश को हम पहुंचा सकते हैं कि अभी कोरोना जो विश्व महामारी का दौरान जो है कांवड़ मेला में आना उचित नहीं है, ये प्रतिबंधित है करके उसके लिए प्रचार कैसा करना उसी बारे में हमने योजना बनाई। तो उत्तराखंड में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सरकार और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। तो उत्तराखंड में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सरकार और प्रशासन मुस्तैदी बरत रहे हैं। बहादुराबाद में भी पुलिस चौकन्नी नजर आ रही है। रानीपुर कोतवाली इलाके के गढ़मीरपुर गांव में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में ईद उल अजहा की नमाज और अन्य धार्मिक परंपराओं के लिए जारी गाइडलाइंस को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस ने लोगों को बताया कि इस बार भी ईदगाह के मौके पर मस्जिदों में केवल 5-5 लोग ही नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने घरों में रहकर ईद उल अजहा की नमाज अदा करेंगे। दरअसल हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, जिसको लेकर हरिद्वार एसएसपी ने सभी थाना चौकियों को निर्देश दिए हैं
कि वे अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक करें और कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लोगों को जागरूक करें, ताकि किसी का भी अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उस दौरान भीड़ इकट्ठा ना हो, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां ना उड़े और जो कोरोना महामारी है वो ना फैले। दरअसल जो विशेषज्ञ हैं वो भी लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका भी लगातार जताई जा रही है। ऐसे में जो लोग हैं उनकी सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है। हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन में अख्तियार करें। इसके अलावा मास्क पहनें और घरों से अगर बाहर तभी निकलें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। इसके अलावा जो भी सरकार की कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर करें। मीटिंग रखी गई थी राजपुर में या बकरा ईद के संबंध में रखी गई थी, और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसी के पालन करवाने के संबंध में रखी गई थी। और हम सभी को जैसे पूर्व में ही हम सबको जानकारी है कि जैसे कि नमाज पढ़ते हैं तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही उसका पालन किया जाए, और जो भी 5 आदमी की जो भी सरकार के दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप शासन प्रशासन का हमें सहयोग करना है। और हम सबकी यही इच्छा है कि हम अपने गांव में जो भी बकरा ईद के जो भी अपना वो करते हैं उस सब का भी अपना पालन करो और अपने भाई गाँव में पूरी पंचमी में भाईचारा बनाए। टनकपुर में वार्ड नंबर 6 के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन उपचुनाव की मांग को लेकर किया जा रहा है। दरअसल जो सभासद थे उन्होंने किन्हीं कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सभासद की सीट खाली हो गई थी। तो टनकपुर में वार्ड नंबर 6 के लोग उपचुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मामले को लेकर डीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और खाली पड़ी सभासद की सीट पर उपचुनाव कराने की मांग की है। बता दें कि 2018 में टनकपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष समेत सभी वार्ड सदस्यों के चुनाव हुए थे। वार्ड नंबर 6 से दीपक बेलवाल सभासद चुने गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उन्होंने करीब साल भर पहले इस्तीफा दे दिया था। सभासद न होने के कारण लोगों को प्रमाण पत्र और वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा लोग अब उपचुनाव की मांग कर रहे हैं। तो लोग परेशान हैं क्योंकि सभासद नहीं है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से उपचुनाव कराया जाए ताकि उन्हें सभासद मिल सके और जो भी उनकी दिक्कतें हैं, चाहे वो प्रमाण पत्र बनाने को लेकर उन्हें दिक्कत सामने आती है, चाहे दूसरे कामों को लेकर के जो भी दिक्कतें सामने आती हैं, उन दिक्कतों का समाधान हो सके। अब जो लोग हैं उन्होंने डीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में कब तक संज्ञान में लेता है और उपचुनाव कब तक कराए जाते हैं। वार्ड वासियों की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सफाई अभियान नहीं चल रहा है, तमाम तरह की महामारी का दौर चल रहा है। हमारे वार्ड के विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे जो वार्ड सभासद थे, जो निर्वाचित पूरे भारी बहुमत से वार्ड वासियों ने जिताया था, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। ऐसा ज्ञात हुआ कि ये हमारी सीट जो वार्ड नंबर 6 कर्मचारी कॉलोनी की, ये सीट रिक्त हो गई थी। तो आज हम सारे लोगों ने, जो वार्ड के बुद्धिजीवी लोग हैं और जो विकास को लेकर के चिंतित हैं, वार्ड के पिछड़ेपन को लेकर के तमाम लोगों को जो दिक्कत आ रही है उनको लेकर के आज तहसील में आकर माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भेजा गया है। चंपावत में सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। तो नगर पालिका परिषद के पर्यावरण मित्र हड़ताल पर हैं। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संगठन के बैनर तले 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। पर्यावरण मित्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सफाई कर्मचारी संघ ने मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को 500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने, सफाई कर्मचारी संगठन के लिए कार्यालय निर्माण, वाल्मीकि बस्तियों में सामुदायिक भवनों का जीर्णोद्धार करने, सफाई उपकरण उपलब्ध कराने, कर्मचारियों की सैलरी हर महीने की 7 तारीख तक देने समेत 12 मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमलेश ने कहा कि हम लोग अपनी मांगों के समाधान के लिए लगातार पालिका अध्यक्ष को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई को एक बार फिर उन्हें मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन फिर भी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। तो पालिका प्रशासन पर लगातार लापरवाही का आरोप सफाई कर्मचारी लगा रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा
कि जो प्रशासन है वो इन सफाई कर्मचारियों की मांगों को कब तक मानता है, क्योंकि सफाई कर्मचारी अगर हड़ताल पर रहेंगे तो सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी, जिसकी वजह से जगह जगह गंदगी का अंबार भी देखने को मिलेगा और जो स्वच्छ भारत अभियान सरकार चला रही है उसको भी पलीता लगता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में उम्मीद तो यही करेंगे कि सफाई कर्मचारियों की जो कुछ भी मांगे हैं उनको लेकर के प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के बीच बातचीत जल्द बन जाएगी, ताकि जो कुछ भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो कुछ भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, वो दिक्कतें पैदा ना हो और जो शहर है वो स्वच्छ बना रहे। गांव के अंदर लाखों पेड़ कट गए थे, जिसमें हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, जगह जगह ज्ञापन दिए, जगह जगह पे अधिकारियों को बुला गया, चीफ कंजर्वेटर, डीएफओ सबका दौरा हुआ, क्षेत्र में देखा, लेकिन सिर्फ इतिश्री हुई। जब हमको लगा कि इसमें भूमाफियाओं को बचाया जा रहा है, साथ में जो है अधिकारियों को भी बचाया जा रहा है जो इसमें संलिप्त है, जिसके बाद हमें उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, जहाँ पे कोरोना काल की तीसरी लहर आने को है और पीछे भी लाखों लोग मर चुके हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में करी थी, जिसमें जो है कल उस पर सुनवाई हुई थी, जिसमें देहरादून जिलाधिकारी महोदय। हल्द्वानी में जल संसाधन विभाग के संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने मानदेय न मिलने की मांग को उठाया है। उनका कहना है कि लंबे वक्त से उनका मानदेय नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हल्द्वानी में जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस के बाहर संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया और जल संसाधन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। संविदा कर्मियों का कहना है कि उनका मानदेय पिछले कई महीनों से नहीं दिया गया है और ना ही उनका वेतन बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लिहाजा संविदा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कार्य बहिष्कार किया। संविदा कर्मियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और स्थानीय लोगों को पानी की दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग की होगी। एक और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, दूसरी ओर अब जो जल संसाधन विभाग के संविदा कर्मी हैं वो भी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। हल्द्वानी से ये खबर है और साफ तौर पर जो संविदा कर्मी हैं उनका कहना है कि उन्हें मानदेय नहीं मिला है। उनका मानदेय कब दिया जाएगा, उनको ये बात बताई जाए और जल्द से जल्द उनका मानदेय दिया जाए। अगर उनका मानदेय वक्त पर नहीं मिला तो जो लोगों को पानी की दिक्कतें आगे आएंगी, क्योंकि वो लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसके लिए जल संसाधन विभाग ही जिम्मेदार होगा। उधम सिंह नगर में दिव्यांग परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह यह है कि उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है। दरअसल उन्होंने पटवारियों की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। तो उधम सिंह नगर में दिव्यांग परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि पेंशन नहीं आ रही है। साथ ही दिव्यांगों ने तहसील के पटवारियों पर भी बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दिव्यांगों का कहना है कि पिछले 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। दिव्यांगों ने पटवारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए पटवारी की रिपोर्ट जरूरी होती है, लेकिन जब भी दिव्यांग तहसील जाते हैं पटवारी उन्हें परेशान करते हैं। एसडीएम ने दिव्यांगों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पटवारी उन्हें परेशान करता है तो पटवारी के खिलाफ शिकायत करें। शिकायत अगर सही पाई जाएगी तो संबंधित पटवारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। संवेदनशील मामला मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी हमारे स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं, अगर उनके पेंशन के मामले में अगर किसी भी तरीके से उनको असुविधा फेस करनी पड़ रही है या बैंक के बहुत बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं या समाज कल्याण अधिकारी के ऑफिस के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है हम लोगों के लिए। इसको मेरी तरफ से बहुत ही सख्त तरीके से बैंक को भी और जो हमारे समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको भी आदेशित कर दिया जाएगा कि इनके जितने भी प्रकरण हैं उनको बहुत ही सेंसिटिवली लिया जाए और जल्द से जल्द इनका निस्तारण किया जाए ताकि इनको कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है। कई इलाकों में ये बादल राहत लेकर आए हैं क्योंकि गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं कहीं इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। बात रुड़की की करें तो रुड़की में एक गरीब परिवार की छत बारिश की वजह से टूट गई है।
मंगलौर में यह बरसात एक परिवार पर आफत बनकर बरसी है। बरसात की वजह से गरीब परिवार के घर की छत टूट गई है। बता दें कि मंगलौर के ब्रह्मनान मोहल्ले में रहने वाले इस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बारिश में छत टूटने से इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं अधिशासी अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने का आश्वासन दिया है। जी, ये जो रात की जो घटना हुई है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बच्चे भी पढ़ते थे और नगर पालिका को हमने दिखाया भी है, लेकिन कोई भी नगर पालिका में से कोई ये नहीं कहता कि हाँ हम आएंगे करवाएंगे इसको। कभी भी देख के गए तो ये कह के चले गए कि हाँ हम देखेंगे, आपका काम भी करवाएंगे, लेकिन कोई लारे दे के सब चले जाए, कोई नहीं देखता। भैया मतलब जो 2 दिन से बारिश हो रही थी और ये गरीब लोग हैं, मतलब जो इनकी कच्चा मकान है, कोई आजीविका नहीं है भाई, बस ये महल्ले पड़ोस वाले इनकी मदद करते रहते हैं। कोई मतलब इनके पास ऐसा वो नहीं है काम के भाई ये मतलब इसे बना सकें। और ये रात जो यहाँ पे कल शाम जो हादसा हुआ, मतलब अगर ये रात में हो जाता, यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, सो जाते हैं चारपाई डाल के, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके 5 बच्चे हैं। अब ये बताओ अगर ये रात में गिर जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? नगर पालिका इसकी जिम्मेदारी लेता या केंद्र सरकार, मतलब जो सरकार है यहाँ की जो, या उसकी जिम्मेदारी या जवाबदेही इसका कौन होता? देखिए, उनका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में पास है और लगभग 1 सप्ताह पूर्व ही वहाँ की जियो टैगिंग इत्यादि की कार्रवाई हुई है। तो जितने भी लाभार्थियों का पास हुआ है लगभग 400 के आसपास, तो इनका सबकी पहली किस्त कुछ दिन में ही जारी हो जाएगी, जियो टैगिंग की कार्रवाई होने के पूर्ण होने के पश्चात सभी की। अब तक इसमें देखिए जिला स्तर पर इस तरीके की आपदा के लिए व्यवस्थाएं हैं, उनमें जो भी सुविधाएं प्रदान की जा सकती है नगर पालिका उन्हें उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। काशीपुर की सड़कों पर आवारा जानवर दिखना कोई नई बात नहीं है। इन आवारा जानवरों ने सड़कों पर कब्जा जमा रखा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को आवारा जानवरों से निजात दिलाने के लिए निजी संस्था और पुलिस ने पहल की है, जिसके तहत इन जानवरों को रेडियम बेल्ट पहनाई जा रही है। रेडियम बेल्ट अंधेरे में रोशनी पड़ते ही चमक उठता है, जिससे वाहन चालक सावधान हो जाते हैं। वहीं दुर्घटना में घायल जानवरों के इलाज के लिए एसडीएम ने टीम बना दी है। एक्चुअली ये उधम सिंह नगर पुलिस और ख्वाहिश एनजीओ द्वारा जॉइंट प्रोजेक्ट लिया है, जिसमें एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से हम लोग बस मानवीय मृत्यु या दुर्घटनाएं काउंट करते हैं। कोई गाय या जो हमारे आवारा घूमने वाले कुत्ते हैं उन पे ध्यान दिया नहीं जाता। तो एक आइडिया आई कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये घटनाएं रात के समय पे हो रही है। जब ये घटनाओं करने वाले ड्राइवरों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके कलर काला या ब्राउन होने के कारण वो कभी रात में दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी का चलते हुए एक नया प्रोजेक्ट सामने आया, जिसमें हम रिफ्लेक्टिव कॉलर जो रेडियम से बने हुए हैं वो हमने बना के अब काशीपुर शहर में जितने भी आवारा गायें घूम रही है उनको हम ये पहनाएंगे, ताकि दूर से ही जो भी कभी ये गाय या अन्य जानवर कोई रास्ते पे है तो ड्राइवर इसको पहचान दे और दुर्घटना से बचे। इससे पशु की होने वाली मृत्यु में भी कमी हो जाएगी और चालक को भी सुरक्षा का। क्या कहते गाय है, भैंस है, इनके लिए क्या कहते जो हमारा गांधी आश्रम है उनसे हम लोगों ने मीटिंग भी बाकायदा की हुई है। अभी ऐसा है जितने भी हमारे गौ संरक्षण की यहाँ पे टीम बनी हुई है, कुछ एनजीओज़ भी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन सभी के साथ एक हम लोगों ने टीम गठित की है। जब भी ऐसी कोई प्रकरण आती है, कोई भी आवारा पशु है जो अगर वो घायल पाया जाता है सड़क पे, तत्काल वहाँ पे हमारी टीम पहुँचती है, उसको गांधी आश्रम हम ले जाते हैं और जो हमारे वेटनरी ऑफिसर हैं उनके द्वारा भी उसको ट्रीट किया जाता है। और रही बात हमारे एक्सीडेंट्स की, तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ख्वाहिश एनजीओ है जो बहुत अच्छा काम कर रही है इस एरिया में, और जो हमारा पुलिस प्रशासन है उन दोनों ने मिल के जो हमारे रेडियम टेप्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि उन सभी क्या कहते हैं आवारा पशु को लगा दिए गए हैं। तो इन केस अगर कोई भी बहुत स्पीड में कोई ट्रक आता है या गाड़ी आती है तो उनको ज़रूर दिख जाए और जो क्या कहते हैं घटना हो सकती है उससे रोका जाए। उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।